हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना लेट किए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक नंबर क्वेश्चन में है भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती हैं। कहने का मतलब भार का जो मात्रक होता है किसके मात्रक के समान होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भार बराबर सूत्र क्या होता है। तो भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। याद रखिएगा, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे सूचित करते हैं, जी से। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, और छोटी जी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो अब यहाँ पे खोज लीजिए आप ऑप्शन में कि किसका मात्रक न्यूटन होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कहने का मतलब भार और बल का मात्रक दोनों का एक समान होगा और दोनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आ गया हमारे पास ऑप्शन में है आवेग। तो आवेग का मात्रक क्या होता है, तो आवेग बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका बल गुना समय अंतराल। बल गुना समय अंतराल, और बल का मात्रक खोजेंगे तो न्यूटन, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो क्या हो गया, आवेग का मात्रक हो गया हमारे पास न्यूटन सेकेंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और द्रव्यमान का मात्रक पूछिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, केजी होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है हवा की शक्ति और गति किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा, हवा की शक्ति और गति किसके द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब बात आया बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, इस बात को बताइएगा। अब रहा क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, तो क्रोनोमीटर के द्वारा जलयान पर हम समय ज्ञात करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, समय ज्ञात करने वाले यंत्र कौन सा है, क्रोनोमीटर है, वो भी कहाँ पर, जलयान में, ठीक है ना। ओडोमीटर से क्या होता है, तो तय की गई दूरी, तय की गई दूरी नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है, ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो क्या हो गया, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा पवन की शक्ति और गति मापा जाता है, क्रोनोमीटर के द्वारा जलयान पर समय का पता लगाया जाता है, और ओडोमीटर के द्वारा पहिए के द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, संवेग को दोगुनी करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी। तो संवेग के टर्म में पहले हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला जान लेते हैं, ठीक ना। तो संवेग के टर्म में गतिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा p²/2m, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। जहाँ p क्या है, तो p से हम संवेग को सूचित कर रहे हैं और m से हम द्रव्यमान को सूचित कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से संवेग को कह रहा है दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी, इस चीज़ को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन में संवेग बराबर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया, p²/2m। अब कहता है संवेग को दोगुनी कर दीजिए। तो सेकेंड कंडीशन में यदि हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा बराबर, तो 2p का क्या हो जाएगा, होल²/2m, ठीक है ना। कहने का मतलब गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हमारे पास 4p²/2m, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ से अब इससे तुलना जब करेंगे तो क्या पता चलेगा कि संवेग को दोगुनी कर रहे हैं
तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। या तो यहाँ पे और एक स्टेप हम आपको आगे बढ़ा के बता देते हैं। पी यहाँ रहने दीजिए 4 को और पी स्क्वायर बटे 2m अलग कीजिए। अब देखिए ये किसके बराबर था, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर था। तो इससे पता चल गया कि संवेग को दोगुनी करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 3 नंबर का संवेग दोगुनी करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। तो लिख देते हैं हम कुछ, 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी, और संवेग को यदि 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। और यदि संवेग को 4 गुनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। अब देख लेते हैं संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, संवेग किसको कहते हैं। तो देखिए जी, संवेग बराबर पूछ ले तो क्या होता है फार्मूला, तो आप बताएंगे द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और वेग का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक भी पूछ लेंगे तो क्या बताएंगे आप, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ठीक है ना, भार कितना होगा, इस बात को आप जानते हैं। द्रव्यमान 10 केजी है, इस बात को आप याद रखिएगा। भार बराबर क्या हो जाएंगे हमारे पास सूत्र, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। अब बताइए जी, द्रव्यमान का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, 10 केजी, और गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास निकलेंगे 98 न्यूटन। बल का मात्रक, सॉरी भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 4 का राइट आंसर हो जाएंगे हमारे पास 98 न्यूटन, ठीक है ना। तो यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उस वस्तु का भार कितना होगा, 98 न्यूटन होगा, ठीक। उसके आगे देख लेते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो हम आपको बता देते हैं ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होगा, ठोस में होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ध्वनि के वेग का क्रम हम लिखते हैं, सबसे ज़्यादा बोले ना तो आप बताएंगे ठोस में, उसके बाद किस में होगा, उसके बाद होगा द्रव में, उसके बाद किस में होता है, उसके बाद होता है गैस में, ठीक है ना। तो ध्वनि का क्रम सबसे ज़्यादा किस में होगा, ध्वनि का वेग ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होता है। अब देखते हैं विभिन्न माध्यम में ध्वनि का वेग कितना कितना होता है, कुछ इम्पोर्टेंट बात जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वायु में यदि बोले ध्वनि का वेग कितना होता है तो आप बताएंगे 332 मीटर प्रति सेकेंड। उसके आगे यदि बोले कि अल्कोहल में ध्वनि का वेग कितना होता है तो आप बता देंगे 1213 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। उसके आगे जल में यदि बोल दे ध्वनि का वेग कितना होता है तो आप बताएंगे जल में ध्वनि का वेग होता है 1483 मीटर प्रति सेकेंड। उसके आगे यदि बोल दे आपको कि बताइए लोहा में ध्वनि का वेग कितना होता है तो आप बताएंगे 5130 मीटर प्रति सेकेंड। और एल्युमिनियम का बात पूछ ले, एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग कितना होता है तो 6420 मीटर प्रति सेकेंड। इन सभी बातों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ध्वनि का वेग पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में कि इस माध्यम में ध्वनि का वेग कितना होगा, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं कि ध्वनि के वेग पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि के वेग के बारे में बतलाते हैं, ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो याद रखिएगा ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है, और यदि टेम्परेचर का मान घट जाता है तो ध्वनि का वेग भी घट जाता है। और यदि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए माध्यम का, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है,
0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उस दर्पण को हम क्या कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल रहता है उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ अंतर जान लेते हैं कि क्या क्या होता है अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। एक तरफ लिख दिए हम अवतल और दूसरे तरफ हम लिख दिए उत्तल। ठीक है ना। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं अभिसारी दर्पण। और यदि क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है तब बताएंगे उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उसके आगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा रोगियों का नाक कान गला आदि के जांच में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिए। उसके आगे यदि क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेंगे। तो देखते हैं कार्य बराबर फार्मूला लिख के हम आपको समझाते हैं। कार्य बराबर W बराबर क्या हो जाएंगे W बराबर हो जाएंगे VQ। ठीक है ना। अब V का वैल्यू यहाँ पे कितना वोल्ट दिया गया है 11 वोल्ट दिया गया है और आवेश का वैल्यू कितना दिया गया है 3 कूलम दिया गया है। इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो 11 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो गया। तो आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितना है। तो देखिए भाई हम बीच बीच में न्यूमेरिकल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपको भी पता होगा कि वर्तमान समय में एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं उन सभी में न्यूमेरिकल ज़रूर हमें देखने के लिए मिलेंगे। आने वाले समय में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है फिक्स है कि 3 से 4 न्यूमेरिकल हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। और यदि अच्छे तरीके से हम अभी ही न्यूमेरिकल को कवर कर ले तो हमें एग्ज़ाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और पूरी तरीके से इस वीडियो का आप फ़ायदा उठाइए। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि हम आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह कितना होता है। तो देखते हैं जी जूल में ये कितना हो जाएंगे। देखिए एक इकाई बराबर कितना होता है तो एक इकाई बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। इस बात को आप याद रखिएगा। तो कहता है एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। कितना इकाई 200 इकाई। तो एक इकाई बराबर हमें पता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। तो 200 इकाई का वैल्यू कितना होगा
तो 200 इकाई का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 और इसको 200 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो एक काम कीजिए आप 3.6 गुना 2 लिखिए और यहाँ पे मिस्टेक हो गया तनी को फिर से समझा देते हैं। 3.6 गुना 10 पे पावर 6 लीजिए और 2 गुना 10 पे पावर 2 लिखिए। अब इन सभी को जब आपस में गुना करेंगे 3.6 गुना जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 7.2 और यहाँ देखिए 10 पे पावर यहाँ 6 है, यहाँ पे 10 पे पावर 2 है तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 7.2 गुना 10 पे पावर 8 जूल हो गया। तो याद रखिएगा 200 इकाई का वैल्यू जूल में कितना हो जाएंगे 7.2 गुना 10 पर पावर 8 जूल। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन के नंबर में ये मैच करता है। हमारा ऑप्शन आया था 7.2 गुना 10 पे पावर 8 जूल, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्यतः विद्युत तापन उपकरण में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात तापन अवयव किसके बनाए जाते हैं। सामान्य तापन अवयव जो बने होते हैं विद्युत उपकरण में वे किसके बने होते हैं, तो वे जो बने होते हैं सामान्य तापन अवयव नाइक्रोम के बने होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए नाइक्रोम के बारे में, नाइक्रोम एक प्रकार का मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है, लोहा का, निकेल का और क्रोमियम का मिश्र धातु है। इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि विद्युत हीटर की कुंडली किसका बना होता है, तो आप बताएंगे नाइक्रोम का बना होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अधिकांश तापन अवयव जो बने होते हैं वे किसके बने होते हैं, अधिकांश तापन अवयव नाइक्रोम के बने होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कॉपर। तो कॉपर का परमाणु संख्या कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। और परमाणु संकेत बोले तो बताएंगे आप Cu, ठीक है ना। और कॉपर को यदि देखा जाए तो चालकता की दृष्टि से कॉपर दूसरे नंबर पे आते हैं। तो पहले नंबर पे कौन आते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक के स्थान में पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे है चांदी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है लोहा। तो लोहा का संकेत क्या होता है, तो लोहा का संकेत होता है Fe, आयरन बोलिए। और इसका परमाणु संख्या क्या हो जाता है, 26 हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर डी में है एल्यूमिनियम। यदि आपसे पूछ ले एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, तो आप बताएंगे Al और परमाणु संख्या पूछे कितना होता है, क्या बताएंगे 13 होता है, ठीक है ना। अब बात रहा कि लोहा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो लोहा का प्रमुख अयस्क हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क के बारे में यदि पूछ ले तो आप बताएंगे एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड हैं। और बॉक्साइड का सूत्र पूछेंगे तो आप बताएंगे Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है ना, 2H2O। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा। तो यदि 10 मोल्स का द्रव्यमान हमें निकालना है और हमें 1 मोल का द्रव्यमान पता चल जाए तो हम उसमें 10 से गुना कर देंगे तो 10 मोल्स का द्रव्यमान हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। और कई गो ऑक्सीजन है, 2 गो हैं। इन दोनों को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। तो अब आप ही बताइए 1 मोल का द्रव्यमान 44 है, कितना है 44 ग्राम है। तो 10 मोल का कितना हो जाएंगे, तो 44 गुना कितना कर दीजिए 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएंगे 440। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का बात यदि आया तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा
तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना मात्रा में 78%, ठीक है ना। और 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन था ना ये, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हम सब। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखा जाता है। तो रासायनिक प्रतीक का जो पहला अक्षर है वो किस में लिखा जाता है, तो कोई भी रासायनिक प्रतीक लीजिए। तो चलते हम सोडियम का लिखते हैं। सोडियम का देखिए क्या होता है, Na होता है। पोटेशियम का क्या होता है, K होता है। कार्बन का क्या होता है, C होता है। एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, ठीक ना। सोना का क्या होता है, Au होता है। चांदी का क्या होता है, Ag होता है। प्लेटिनम का क्या होता है, Pt होता है। अब इन सभी रासायनिक प्रतीक को देख के पता कीजिए कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर जो है वो किस रूप में लिखा जाता है। तिरछे तो होगा नहीं, बड़े, हाँ यही राइट आंसर है हमारा, बड़ा लेटर होता है। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर जो होता है वो बड़ी लेटर में होता है। देखिए यहाँ पे ए बड़ी में है, यहाँ एम बड़ी में है, यहाँ भी ए बड़ी में है, यहाँ भी ए बड़ी है, सी भी बड़ी है, पी भी बड़ी है, ठीक है ना। इससे पता चल गया कि रासायनिक प्रतीक का पहला लेटर हमेशा बड़ी से शुरू होता है। उसके आगे देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक। और यदि क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन 12 नंबर क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए जो सूत्र होता है, A बराबर होता है P प्लस N। इस बात को आप याद रखिए, P मतलब प्रोटॉन की संख्या और N मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया गया है, 22 दिया गया है। और 15 और 22 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 37 हो जाएंगे। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं और एक संबंध, अभी A बराबर आप क्या समझे, P प्लस N होता है। A जो है ये द्रव्यमान संख्या है, P प्रोटॉन की संख्या है और N जो है न्यूट्रॉन की संख्या है। इस बात को याद रखिएगा। और होता है एक रिलेशन इन सभी के बीच में, Z बराबर P बराबर E। Z क्या है, परमाणु संख्या है, P क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब बात आया P प्लस N, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। उसके आगे यदि देखें हम, 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और आवर्त सारणी में यदि पूछ ले दोहरा के क्वेश्चन या चेंज करके क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। वर्तमान समय में आवर्त सारणी में कितना आवर्त हैं, तो आप बताएंगे आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। और वर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्गों की कुल संख्या 18 है। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया, तो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया, मोसले ने किया, याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं हम, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। आप सब भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि जब हम प्याज काटते हैं तो आँखों में जलन पैदा होने लगते हैं। उसके पीछे किसका कारण है, तो उसके पीछे जो कारण है वो सल्फर,
प्याज लहसुन सब में जो है ना सल्फर पाया जाता है। इसी सल्फर की वजह से जब हम प्याज को काटते हैं तो आँखों से आंसू आने लगते हैं और जलने लगते हैं हमारा आँख, ठीक है ना। उसके आगे यदि देखते हैं सल्फर के बारे में बात करें, सल्फर का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, S8 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कार्बन का यदि कार्बन को परमाणु संकेत कार्बन का C हो गया और परमाणु संख्या पूछे तो 6 बताइएगा आप। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके आगे यदि देख ले 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु, अधातु नहीं है, धातु लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में कौन सा धातु रहता है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है, पारा है। इस बात को याद रखिएगा। अब पारा के बारे में जानते हैं हम सब कि पारा क्या होता है। तो पारा का संकेत सबसे पहले क्या होता है, Hg होता है, ठीक है ना। पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। और पारा को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो पारा को ही हम मरकरी कहते हैं, ठीक है ना। मरकरी बोलिए या इसको पारद बोलिए या इसको क्विक सिल्वर बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। तो देखिए पारा को और किस किस नाम से जाना जाता है, पारा को ही हम मरकरी कहते हैं, पारद कहते हैं और क्विक सिल्वर भी कहते हैं। अच्छा, पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो पारा का एक प्रमुख अयस्क है सिनेबार। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और पारा का निष्कर्षण सिनेबार अयस्क से ही किया जाता है, ठीक है ना। और आगे यदि देखते हैं ऑप्शन, आगे ऑप्शन में है हमारे पास कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो जाता है, 20 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या पूछे 19 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या पूछे तो आपसे बताएंगे 11 होता है, ठीक है। उसके आगे यदि क्वेश्चन देख ले हम, 15 नंबर तो हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर C। अब बात आया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है ना। बात आया CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है ना। और यदि आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, हीरा के बारे में अब हम जान लेते हैं। हीरा किसके अपरूप हैं, हीरा कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, 2 अपरूप होते हैं। कौन कौन होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। और हीरा वर्तमान समय में दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। शुद्ध हीरा जो होता है, शुद्ध हीरा पारदर्शक होता है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है, बार बार बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए। और सीसा का परमाणु संख्या कितना होता है, 82 होता है। परमाणु संकेत बोले तो Pb, इस बात को भी आप याद रखिएगा। सीसा का परमाणु संकेत Pb और परमाणु संख्या कितना होता है, 82 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है, देख लेते हैं क्या क्या है। तो भाई नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है क्या, नहीं, नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर A ही गलत है। तो
ए हम क्लिक करके आएंगे। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यह भी सही है। दूध दही में खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए का मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार हम 18 का ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें हम, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखते हैं फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, इस बात को आप याद रखिएगा। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। और छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी, ठीक है ना। तो क्या पता चल गया, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल नामक भाग खाया जाता है। अब बात रहा पुष्पासन। पुष्पासन किस पदार्थ का भाग पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का जो है ना पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है। अब रही बात जूसी हेयर। तो जूसी हेयर किसका खाया जाता है? तो नारंगी का कौन सा भाग खाया जाता है? तब बताएंगे जूसी हेयर, ठीक है ना। उसके आगे यदि देख ले हम, किस पदार्थ का भाग जो होता है परिदलपुंज खाया जाता है? तो आपको बताना है अनानास का। अनानास का कौन सा भाग खाया जाता है? तब बताएंगे अनानास का परितलपुंज वाला भाग खाया जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल। और नारंगी का कौन सा भाग खाया जाता है? जूसी हेयर। और अनानास का कौन सा भाग खाया जाता है? परिदलपुंज, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पारा युक्त पानी पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पारा युक्त पानी पीने से कौन सा बीमारी हो जाता है? मिनी माता नामक रोग हो जाता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। उसके आगे यदि देखें हम, घेंघा किसकी कमी से होता है? तो घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, इस बात को आप याद रखिए। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। मिनी मता के बारे में अभी तुरंत बताएं, मिनी मता नामक रोग किसके कारण से होता है? तो पारा युक्त पानी पीने से मिनी मता रोग हो जाता है। और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। उसके आगे यदि देखें हम 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है, फेशियल में कितना हड्डी पाया जाता है? तो फेशियल में कुल कितना हड्डी पाया जाता है? तब बताएंगे 14। कितना होता है? 14, ठीक है ना। फेशियल में 14 हड्डी पाया जाता है। 6 किस में पाया जाता है भाई? 6 पाया जाता है कर्ण में 6 हड्डी पाया जाता है, ठीक है ना। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ ले आपसे, 8 हड्डी कहाँ पे पाया जाता है? तो आप बताएंगे 8 हड्डी जो है ना कपाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कपाल में कितना हड्डी पाया जाता है? 8 हड्डी पाया जाता है। और सिर में कुल कितना हड्डी पाया जाता है? तो आप बताएंगे सिर में कुल 29 हड्डी पाया जाता है। तो क्या क्या पता चल गया? कान में कितना हड्डी पाया जाता है? 6 हड्डी पाया जाता है। उसके आगे कपाल में कितना हड्डी पाया जाता है? 8 हड्डी पाया जाता है। सिर में कुल कितना हड्डी पाया जाता है? 29 हड्डी पाया जाता है। और फेशियल में कितना हड्डी पाया जाता है? तो आप बताएंगे 14। कितना हो जाता है? 14। अच्छा, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है? तो आप बताएंगे 206। लेकिन बालिया अवस्था में कुल कितना हड्डी होता है? 208 हड्डी होता है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे यदि क्वेश्चन देखें हम, आगे क्वेश्चन है 23 नंबर हमारे पास, गर्भ निरोधक गोलियों का खोज किसने किया था? तो गर्भ निरोधक गोली का खोज किसने किया था? पिनकस ने। आप याद रखिएगा, गर्भ निरोधक गोली का खोज पिनकस ने किया था। अब बात रहा स्टेनाच का, इसने किसका खोज किया था? तो लिंग हार्मोन का खोज किसने किया था? स्टेनाच ने किया था लिंग हार्मोन का खोज। उसके आगे है लुई पास्चर। तो रेबीज का टीका किसने खोजा था?
तो रेबीज का टीका खोजा था लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। और फंक का बात आया तो फंक ने किसका खोज किया था, तो विटामिन का खोज किया था फंक ने। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो गर्भ निरोधक गोली हो गया, गर्भ निरोधक गोली का खोज किसने किया, पिनकस ने किया। लिंग हार्मोन का खोज किसने किया, तो लिंग हार्मोन का खोज स्टेनाच ने किया। और रेबीज का टीका का खोज किसने किया, लुई पास्चर ने। और विटामिन का खोज किसने किया, फंक ने। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे यदि देख ले 24 नंबर क्वेश्चन, तो 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, गुर्दे का वजन लगभग कितना होता है, तो गुर्दे का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। इस बात को भी आप याद रखिए। अच्छा, पीयूष ग्रंथि का वजन कभी कभी पूछ लेते हैं, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है। और यकृत का वजन कितना होता है, तो बताएंगे यकृत का वजन 1.5 से 2 kg के आसपास होता है, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 25 नंबर क्या कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेकोमा नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ट्रेकोमा नामक बीमारी शरीर के आँख को प्रभावित करता है। इस बात को आप याद रखिए। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, ये दोनों जो है ना आँख का बीमारी हैं, आँख से संबंधित। और कौन कौन सा बीमारी हैं, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और ओबिंदुकता, ये सभी आँख की बीमारी हैं। इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं मोतियाबिंद भी आँख का बीमारी है। और कलर विजन, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, यह भी आँख की बीमारी है, ठीक है। उसके आगे यदि देखते हैं त्वचा, ठीक ना, त्वचा, तो किस बीमारी में त्वचा प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा हर्पीस। क्या हो जाएगा, हर्पीस में त्वचा प्रभावित होता है। यकृत, तो आप जॉन्डिस का नाम सुने हैं, पीलिया नामक बीमारी का नाम सुने हैं, तो पीलिया बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। और मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस बात को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और अपने दोस्तों के भी पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस तरह का क्वेश्चन जान सके और अच्छी तरीके से आने वाले एग्ज़ाम का तैयारी कर सके। जय हिंद, जय भारत।